नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की, मुंबई, देहरादून और राजधानी दिल्ली की। विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिखाते हैं आपको 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। इन दिन आप नेता और यूपी प्रभारी संजय सिंह यहां काफी एक्टिव हैं। दूसरी तस्वीर मुंबई से है, जहां सुशांत केस को लेकर सीबीआई ने अपनी जांच काफी तेज कर दी है और कहा जा रहा है कि जल्द रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती हैं। और तीसरी तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि सिर्फ मोदी लहर के सहारे नैया पार नहीं होने वाली है, आपको इस बार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और चौथी और अंतिम तस्वीर राजधानी दिल्ली से है। नीट और जेईई परीक्षाओं के विरोध में कांग्रेस की छात्र संघ इकाई NSUI ने मोर्चा खोल दिया है और आज देश भर में प्रदर्शन की बात कही है। आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, जो कि खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने अब की बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी का परचम लहराने की खुद कमान संभाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीत की जितनी राहें आसान दिख रही हैं, उतनी राहें आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सपा और बसपा जैसी राजनीतिक पार्टियों का दबदबा वहां पर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह काफी एक्टिव हुए हैं और वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला पर हैं और सरकार की किसी भी नाकामी पर तुरंत सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश पुलिस की STF टीम पर भी आरोप लगाया था कि वो ठोको नीति के तहत काम कर रही है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मण हत्याएं होने का आरोप लगाया। लेकिन इसके बाद लखनऊ के गोमती नगर इलाके में चल रहा आम आदमी पार्टी का कार्यालय बंद हो गया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने पुलिस को भेजकर बार बार मकान मालिक को धमकाते हैं। इसके चलते उनका कार्यालय बंद हुआ है, लेकिन उनकी आवाज बंद नहीं हुई है। वो सरकार के हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और जब तक सरकार चाहे तब उन्हें गिरफ्तार कर ले। संजय ने यह भी कहा कि वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज को जंगल राज भी कहना शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ कानून होता है। वहां न कोई नियम है, न कानून है, न कोई व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले मार दिए जाते हैं, पत्रकार मार दिए जाते हैं, व्यापारी मार दिया जाता है, बेटियों की हत्या हो जाती है। लखीमपुर खीरी में पहली कोई घटना नहीं है, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके शरीर को छत बिछत कर दिया गया। अभी मैं उनके परिवार से मिलने गया था। दूसरी घटना ये आई है जो दिल दहला देने वाली घटना है। बच्ची अपने घर से निकलती है फॉर्म भरने और उसकी कटी हुई लाश मिलती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर संजीत यादव का अपहरण हो या हत्या हो, ब्रजेश पाल का अपहरण हो या हत्या हो, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो या फिर पत्रकार रतन सिंह की हत्या हो, एक सिलसिला चल रहा है हत्या का। प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों का गला काट के हत्या कर दी गई, 2 लोगों को कुल्हाड़ी से काट के प्रतापगढ़ में हत्या कर दी गई, एक वकील साहब की हत्या कर दी गई गोरखपुर के अंदर, एक बच्ची जो है गोरखपुर के पिपराइच में जब छेड़खानी से तंग होती है तो अपने आप को आत्मदाह करके मार लेती है। और इसके खिलाफ अगर आप योगी के खिलाफ बोलिए तो आपके खिलाफ FIR लिखवाता है। ये तानाशाही चल रही है उत्तर प्रदेश में। ऐसी सरकार को जनता लामबंद होकर इस सरकार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। और इस बारे में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है लखनऊ में अपनी धाक जमाने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां हैं, उनके सामने वो ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 2 से 3 बार दिल्ली जीतने के बाद जिस तरीके से आत्मविश्वास बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं उसमें आम आदमी पार्टी का परचम लहराया जाए। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गोमती नगर इलाके में, लखनऊ में गोमती नगर इलाके में कार्यालय खोला गया था।
कई युवा कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़े। तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे थे और लगातार संजय सिंह सरकार की नाकामियों पर हमलावर थे। अगर किसी भी तरह की कोई नाकामी होती थी तो सीधे तौर पर वो ट्वीट करते थे, मीडिया से प्रेस वार्ता करते थे और लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते थे। कोरोना को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया कि जांचें जो हैं वो सही नहीं हो रही हैं, जांचों का दायरा बढ़ाना होगा। विकास दुबे को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार हमलावर रहते। और सबसे बड़ी बात कि अभी जब विधानसभा सत्र चल रहा था उस दौरान वो अचानक विधानसभा पहुंच गए और ये देख करके बीजेपी के साथ साथ जो विपक्ष के नेता हैं वो भी दंग रह गए, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आम आदमी पार्टी एक्टिव होगी तो इसका खासा नुकसान सपा और बसपा को भी होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर अपनी विचारधारा बढ़ाने से लोगों को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गोमती नगर में कार्यालय खोला गया, लगातार मीटिंग्स हो रही थी, कई युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई, कई विंग बनाई गई जो काम कर रही थी। लेकिन इसी दौरान संजय सिंह ने एक ट्वीट किया और आरोप लगाया यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम पे कि ठोको नीति के तहत काम कर रही है, ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्याएं करी जा रही हैं। और उसके बाद संजय सिंह आरोप लगाते हैं कि जो उनका कार्यालय है उसके मकान मालिक को पुलिस बार बार जाकर के धमका रही, इस चक्कर में उनका कार्यालय बंद हुआ। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सड़क पर भी कार्यालय खोलना पड़ा तो मैं खोलूंगा और सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं उत्तर प्रदेश छोड़ करके भागने वाला नहीं हूं, सरकार की हर गलती पर मैं उनसे प्रश्न करूंगा। और कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि जिस तरीके से संजय सिंह प्रयास कर रहे हैं, क्या 2022 में इतनी राहें आसान हो पाएंगी? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम राजनीति को देखते हैं तो ये जातिगत राजनीति यहाँ पर खासा हावी रहती है। पूर्वांचल में ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद चलता है, पश्चिमांचल में जाट है और कहीं ना कहीं हर पार्टी का एक एजेंडा है, हर पार्टी का एक एरिया है जो फिक्स है जहां से वोटिंग परसेंटेज उसका ज्यादा है। जैसे समाजवादी पार्टी को अगर पश्चिम साइड से ज्यादा वोट मिलते हैं, मध्य से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो पूर्वांचल में उतने कैंडिडेट नहीं जीतते हैं, लेकिन सीधे तौर पर जीत हासिल हो जाती है क्योंकि ये जो दो क्षेत्र हैं ये पूरा बैकअप जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। बसपा की अगर हम बात करें तो पश्चिम में दबदबा है, मध्य में दबदबा है, पूर्वांचल में भी दबदबा है। कांग्रेस भी लगातार एक्टिव हो रही है, अजय कुमार लल्लू लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जो भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते हैं वो भी संजय सिंह की तरह सरकार पर सवाल उठाते हैं। अभी हमने देखा कि बलिया में जिस पत्रकार की हत्या हुई थी उनके परिजनों से मिलने वो वहां पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्वांचल से आते हैं और एक पिछड़ा वर्ग का एक ऐसा चेहरा है जो सब में लोकप्रिय हैं। उनको धरना कुमार के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि लगातार वो धरने देते रहे हैं। सरकार के जब विपक्ष में रहे हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, तब भी वो लगातार सरकार के खिलाफ धरना देते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। अगर सरकार की कोई कुरीतियां रही तो उसके खिलाफ वो सड़कों पर आए, आंदोलन किया है, जेल गए हैं, अपनी जमीन वो भी तैयार कर रहे हैं। बीजेपी का एक दबदबा है, वर्तमान में सत्ता में है और पूर्वांचल से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं, पश्चिमांचल से कई बड़े नेता हैं, मध्य में अच्छी कमांड बीजेपी की रही है। अवध की जो 16 सीटें हैं उन पे ज्यादातर कमांडिंग बीजेपी की ही रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 2022 के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या प्लान है, क्योंकि जिस तरीके से विचारधारा से अगर आम आदमी पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ेंगे, युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारियां दी गई हैं वो ठीक है, लेकिन पार्टी कहीं गुटबाजी का शिकार ना हो, पार्टी कहीं अपने मोटिव से भटक ना जाए, उस पर भी संजय सिंह को नजर बनाए रखनी होगी। क्योंकि वन मैन आर्मी वो दिख रहे हैं, अकेले केवल सरकार पर हमलावर हैं, बैकिंग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन अभी वो लॉबी नहीं है जो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अभी पुनीत आम आदमी पार्टी को काफी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसके सामने 4 बड़ी पार्टियां हैं। आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से यूपी में एक्टिव हो चुकी है और साथ ही विपक्ष पर लगातार हमलावर रहती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की टीम अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई को 2 टीम रिया के घर भी पहुंची थी। सीबीआई ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके साथ फ्लैट में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से बुधवार को लगातार 6ठे दिन पूछताछ जारी रखी। अधिकारी ने बताया कि सांता क्रूज में कलीना स्थित डियाजियो गेस्ट हाउस में पिछले 6 घंटे से पिठानी से पूछताछ चल रही है। इसी गेस्ट हाउस में सीबीआई का दल ठहरा हुआ है। सुशांत 14 जून को बांद्रा स्थित माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में अपने फ्लैट में मृत मिले थे। उस समय उनके फ्लैट में पिठानी, रसोईया नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपेश सावंत मौजूद थे। सीबीआई लगातार इस मामले में बहुत ही बारीकी से पूछताछ कर रही है और इसी के साथ में यह भी सामने आ रहा है कि हो सकता है कि सीबीआई रिया और उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार करे। इसी के साथ इसी क्रम में इसमें जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई अभी भी
सिद्धार्थ पिठानी से बहुत ही बारीकी से पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि अभी तक जिन लोगों के बयान सीबीआई ने दर्ज किए हैं उनके जवाब समान नहीं थे, जिसकी वजह से सीबीआई बार बार उन्हीं लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि स्थिति साफ हो सके और उसके बाद में एक प्रॉपर कोई भी एक फाइल तैयार की जाए और उसके बाद रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोगों से पूछताछ की जाए। इसके लिए सीबीआई की जो नीति है उसको देखकर यही साफ हो रहा है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूरी तैयारी के बाद ही पूछताछ करेगी। और जब अब इस केस में ड्रग्स का एंगल जुड़ गया है तो इसमें अब नारकोटिक्स जो ब्यूरो है वो भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है धीरे धीरे करके, और इसमें अब बहुत ही जल्द वो भी आगे इसमें काम करेगा और लगातार इसमें संबंधित जितने भी लोग हैं उन सभी से पूछताछ करेगा। और इसके बाद में ईडी भी इस मामले में पूछताछ कर रही है। यानी कि देखा जाए तो ये 3 बड़ी एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से इस केस में एक्टिव हैं और बहुत ही जल्द इस मामले में जितनी भी ज्यादा बारीकी हैं, जितने भी ज्यादा तथ्य हैं वो सबके सामने आएंगे, जिसका सभी को इंतजार है। सभी को ये इंतजार है कि इस मामले में नए क्या खुलासे होंगे, क्योंकि जब से सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का एंगल जुड़ा है उसके बाद से सभी लोगों को ये लगता है कि अभी पता नहीं न जाने कितने और खुलासे होने वाले हैं। और इसी के साथ ये भी बातें सामने आई हैं कि हो सकता है कि ड्रग्स का ये जो एंगल जुड़ा है इसमें और भी बड़े अभिनेता या फिर बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हों, जिसकी जांच नारकोटिक्स ब्यूरो करेगा और इसके बाद में सामने आएगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इसका भी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। और इसके बाद सभी लोगों को यह भी इंतजार है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ कर रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती के पिता से भी ईडी ने कई घंटे पूछताछ की थी और इसी के साथ उनसे बैंक लॉकर की चाबी भी मांगी थी। इन सभी की कार्रवाई को देखते हुए साफ जाहिर होता है कि सभी का शिकंजा पूरी तरह से रिया और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब पर कस चुका है और वो इस केस में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्पष्टता के साथ जांच कर रहे हैं। और इसी जांच को देखते हुए सुशांत के परिवारों को और उनके फैंस को थोड़ी सी राहत मिल रही है और सभी को यही उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस केस की जो गुत्थी है वो सुलझ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा इस केस में जांच आगे बढ़ रही है उतना ही ज्यादा इस केस की गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। और जब से इस केस में ड्रग्स का नाम सामने आया उसके बाद से तो इस केस की गुत्थी और भी ज्यादा सुलझती हुई नजर आ रही है। सीबीआई को जब से इस केस की जिम्मेदारी मिली है तब से सीबीआई लगातार इस केस में जांच कर रही है और जितने भी सुशांत से रिलेटेड लोग हैं उन सब से पूछताछ कर रही है, सभी पर नजर रख रही है। और ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिया चक्रवर्ती से पहले पूछताछ कर चुकी है, रिया के भाई से भी पूछताछ कर चुकी है और अब रिया के पिता से भी ईडी ने पूछताछ की। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार इस मामले में जांच की जा रही है। सीबीआई 6 दिन तक लगातार माफ करिएगा, सिद्धार्थ पिठानी से जो है जांच कर चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मुंबई में रिया चक्रवर्ती और सुशांत मौत को मामले को लेकर जिस तरह से आज सीबीआई का 8वां दिन है, ऐसे में बता दें कि सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से बता दें कि मुंबई पुलिस के बाद जो है ईडी ने पूछताछ किया था, उसके बाद ईडी के बाद जो है सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई के दौरान जिस तरह से ड्रग्स का मामला है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है लगातार जांच कर रहा है। ऐसे में भी बता रहा है कि अब जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगा, क्योंकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने सुशांत की 2 कंपनियों का नाम जो है अलग अलग अपने परिवार के नाम पे किया है, उसको लेकर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है। और जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी लगातार पूरे मामले का एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं,
वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती एक निजी चैनल पर आकर अपनी सफाई जरूर दे रही है, लेकिन उस सफाई में कितनी सत्यता है वो सामने आने वाली बात है। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई की गाज आज कभी भी गिर सकती है। जी सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी जांच को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रही है और इसमें हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी के साथ अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आगे की खबरों की चर्चा करेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लाइव में अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। वंशीधर भगत उत्तराखंड में बीजेपी के 8वें प्रदेश अध्यक्ष हैं। वंशीधर का कहना है कि मैं अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और काबिल और होनहार लोगों को पार्टी में शामिल होने का मौका दूंगा, जो कि वास्तव में प्रदेश के हित के लिए काम कर सकें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन चुनावों में जीतने के लिए विधायकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वंशीधर का कहना है कि इस बार विधायकों को चुनाव में जीतने के लिए स्वयं ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में जाकर लोगों के सामने अपनी प्रतिभा को दिखाना होगा और लोगों से वोट प्राप्त करने होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कहा कि इस बार मोदी लहर के सहारे अब किसी भी नैया पार नहीं हो सकती। स्वयं ही विधायकों को मेहनत करनी पड़ेगी। सबको प्रदेश के कई क्षेत्रों में जाना होगा और वहां लोगों से वोट मांगने होंगे। इसी के साथ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मोदी लहर के सहारे अब किसी की नैया पार नहीं होगी। स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी। सबको क्षेत्र में जाना पड़ेगा। क्षेत्र में जाकर के लोग मेहनत करेंगे, तब लोग उनको वोट देंगे। अब ऐसा नहीं है कि मोदी के नाम से लोग वोट दे देंगे। बहुत दे दिया मोदी के नाम से वोट। आगे मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। लोगों को खुद क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और ये मैंने कहा है कि परफॉर्मेंस सबकी देखेंगे तभी उनके टिकट होंगे और परफॉर्मेंस सबके अच्छे आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी वैसे तो सही बात बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी हुई उन्होंने एक बात सार्वजनिक रूप से बहुत सही कही। अपने विधायकों से, अपने नेताओं से उन्होंने कहा कि देश में मोदी लहर समाप्त हो चुकी है। मोदी जी के नाम से अब कोई वोट मिलने वाला नहीं है। जो कुछ आपने करना है, जो कुछ वोट प्राप्त करना है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। एक तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 2017 के चुनाव में या 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में वोट मिला है, वो केवल और केवल मोदी जी के नाम पे मिला। इस बारे में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, जिस तरीके से ये जो बयान दिया है बीजेपी के एक बड़े नेता ने, एक बड़े अध्यक्ष ने, क्या ये बयान ठीक है कि इस बार मोदी लहर नहीं चलेगी? बिल्कुल पूजा, देखना होगा कि जहां पर उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वही राजनीतिक बिसात लगातार सभी पार्टियां बिछाती हुई नजर आ रही हैं। चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश में अपनी छवि सुधारने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी और अपने उम्मीदवारों को साधने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने एक साफ तौर पर बयान देते हुए नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो विधायक अपने कार्यों के दम पर कहीं ना कहीं प्रदेश में है वही चुनाव लड़ सकेंगे। यानी कि साफ तौर पर जो मोदी लहर है, मोदी लहर के जी,
मोदी लहर कहीं ना कहीं इस बार काम नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। प्रतीक पाठक, जी प्रतीक, जिस तरीके से ये जो बयान सामने आ रहे हैं पार्टियों की, तो कहीं ना कहीं इससे क्या पार्टी की छवि खराब नहीं होगी बीजेपी की? प्रतीक, क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रतीक पाठक, आपका इस जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में बीजेपी नेता ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार के जो चुनाव होंगे 2020 में, उसमें मोदी लहर काम नहीं आएगी। कहीं ना कहीं जो नेता है उनको अपने दम पर ही जनता से वोट मांगने होंगे। कांग्रेस संबंध छात्र संगठन एनएसयूआई ने नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने और महामारी के दौरान विद्यार्थियों की 6 महीने की फीस माफ करने की मांग को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है और आज से एनएसयूआई देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। दरअसल छात्रों की इकाई केंद्र सरकार से परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रही है। वहीं एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज कुंदन और इस छात्र संगठन की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष ने 8 अन्य सदस्यों के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अध्यक्ष ने कोरोना महामारी के दौरान विश्वविद्यालयों की ओर से परीक्षाएं नहीं आयोजित करने की मांग की है। दरअसल पिछले सप्ताह एनएसयूआई ने नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में अंतिम साल के विद्यार्थियों को पिछले वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत करने की मांग की थी। कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों और अभिभावकों के एक धड़े की ओर से जताई गई चिंता के मद्देनजर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी सरकार से शीर्ष चिकित्सा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को टालने का आग्रह किया था। लेकिन तमाम अपील और विरोध के बावजूद भी इन परीक्षाओं को करवाया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस समेत कई दल इसका विरोध कर रहे हैं। नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित कराने की मांग बहुत ही तेजी से उठ रही है। कई सारे छात्र संगठन भी अब इसमें सामने आ गए हैं। वो लगातार इस परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए कहीं ना कहीं छात्रों को कोरोना संक्रमण का खतरा है, जिसकी वजह से उनकी मांग है कि नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजीव, जिस तरीके से विरोध लगातार हो रहा है नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर, छात्र संगठन ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्या आपको लगता है कि सरकार इसमें कोई बड़ा फैसला ले सकती है? देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से लगातार 2-3 दिन के अंदर हमने यही देखने को मिला है कि जो जेएनयू के कह सकते हैं जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नीट परीक्षा है यानी कि उनको रद्द करने की मांग की जा रही है। क्योंकि एक तरफ तो कोरोना महामारी चल रही है, ये छात्रों को भी पता है, सरकार को भी पता है और स्टेट लेवल सरकार को भी पता है। मगर देखना है जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है, कहा गया है कि जो रूम है यानी कि जो क्लासरूम होंगे जिनके अंदर बच्चे एग्जाम देंगे, ये तो वो उनको एक सैनिटाइजर किया जाएगा पहले फिर उसके बाद में अंदर जाने के बाद में उनको कम से कम हर तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ तक कि जो स्कूल कॉलेज के जो कैंप बनाए गए हैं उनके अंदर पहले एंट्री करने से पहले सैनिटाइजर वगैरह या फिर कह सकते साबुन वगैरह के और पानी का हाथ धोने के लिए सारे इस्तेमाल किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर तरीके से सरकार कोशिश कर रही है। मगर जिस तरीके से लगातार अब छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते जब इतनी सुरक्षा नहीं की जा रही है जनता की, तो कहीं ना कहीं जो छात्रों की सुरक्षा कैसे की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देख रहे हैं कि लगातार जो कोरोना की जो महामारी की गिनती है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं छात्र भी डरे हुए हैं। इसी को लेकर ही वो मना कर रहे हैं कि हाँ, छात्रों की जो परीक्षाएं हैं उसको रद्द कर दिया जाए। मगर देखना होगा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार इनकी आवाज उठा रही है और केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि इस मुद्दे को लेकर एज सुप्रीम कोर्ट की जाने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से सरकार प्रक्रिया अपनाती है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसके अंदर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना होगा। जी राजीव, एक बात और है, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि परीक्षाएं हों, क्योंकि वो नहीं चाहते उनका एक साल बर्बाद हो। और इसी का हवाला देकर केंद्र सरकार ने भी यही कहा है कि छात्रों की साल बर्बाद ना हो, इसके लिए परीक्षाएं होना जरूरी है। तो इसके बावजूद भी जो विपक्ष है या फिर जो कुछ छात्र संगठन है उनका विरोध प्रदर्शन करना ठीक है? देखिए, एक चीज मानने वाली बात है, क्योंकि छात्र जो है वो 2 गुटों के अंदर बदला हुआ है। यानी कि एक गुट तो चाहता है कि परीक्षाएं नहीं हो और दूसरा गुट चाहता है कि परीक्षाएं हो जाएं। तो यानी कि ये जरूर है,
छात्र अभी खुद डामाडोल है और दोहराव में फंसा हुआ है। और कहीं ना कहीं कुछ छात्र जो चाहते हैं केंद्र सरकार की जो रणनीति है, गाइडलाइन के हिसाब से जो उनको लग रहा है कि हाँ गाइडलाइन जो बनाई गई है वो ठीक है, और कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के चलते भी उनका जो साल बर्बाद होने वाला है वो बच जाएगा। मगर कहीं ना कहीं कुछ छात्र ये भी चाहते हैं कि जो परीक्षाएं जो होनी है, क्योंकि जो वो बाहर का बैकग्राउंड देखते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य के बैकग्राउंड देखते हैं, वहां पर कोरोना की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं डराने वाली है। उसी को मद्देनजर रखते हुए भी छात्र यही चाहते हैं कि परीक्षाएं रद्द हो जाए। मगर कहीं ना कहीं जो दुविधा बनी हुई है उसमें छात्र खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ छात्र चाहते हैं कि परीक्षाएं हो जाए और कुछ चाहते हैं नहीं हो। तो कहीं ना कहीं दुविधाएं जरूर है, मगर केंद्र सरकार को चाहिए ये जो दुविधा है बच्चों के मन में उसको पहले दूर करा जाए, और ताकि परीक्षाएं हो सके और उनका साल भी बच जाए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, मगर छात्रों के बारे में कहीं ना कहीं स्पष्ट होना चाहिए। और जो जिन छात्रों के मन में ये डर है कि कोरोना महामारी के चलते कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए केंद्र सरकार को। जब तक ये सरकार, राजीव, कहीं ना कहीं सरकार को जिन छात्रों के मन में जो दुविधा है उसको दूर करना ही पड़ेगा। आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित करवाने की मांग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इसको लेकर आज एनएसयूआई प्रदर्शन करेगा। और साथ ही राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।